नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज के व्याख्यान का विषय है प्रयोजन मूलक हिंदी जनसंचार एवं मीडिया के संदर्भ में। आज मुझे अपने इस विषय को दो भागों में बांटकर बात करनी है। एक भाग में मुझे प्रयोजन मूलक हिंदी की बात करनी है और दूसरे भाग में जनसंचार और मीडिया में प्रयुक्त हिंदी की बात करनी है। आप जानते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी है, ये प्रयुक्त विशेष की हिंदी है। साधारणतः हम बोलचाल में या साहित्य में, धर्म दर्शन में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उस भाषा में हमें सरलता रहती है। इसलिए सरलता का जो तकाजा है वो सरलता का तकाजा कई बार बहुप्रयुक्त सरल सहज शब्दों का होता है। लेकिन जहां तक प्रयोजन मूलकता की बात आती है, प्रयुक्ति की बात आती है, तब प्रयुक्ति के संदर्भ में हमारा जो तकाजा होता है वो उस क्षेत्र में प्रयुक्त भाषा के संदर्भ में होता है। अगर हम भारत की बात करें तो हमारे पास जो प्रयोजन मूलक रूप पनपे हैं, ये प्रयोजन मूलक रूप हमारे आज के नहीं हैं। करीब स्वतंत्रता से पहले भारत का एक ऐसा संदर्भ था कि भारत में जो भी संदर्भ उस समय पनपे थे भारत की लंबी एक परंपरा से संबंधित थे। मैं आपसे बिल्कुल सीधे दो टूक शब्दों में बात कर रहा हूं। हमारा भारत बहुत लंबे समय तक गुलाम रहा और गुलाम रहने के कारण हमारे पास बहुत लंबे समय तक हमारी भारतीय भाषाओं को जो भी यहाँ प्रयोजन मूलक संदर्भ थे उन प्रयोजन मूलक संदर्भ में प्रयोग नहीं किया गया। हमारे यहाँ प्रयोजन मूलक संदर्भ में कभी अरबी फारसी तो बाद में उर्दू और उसके बाद में जैसे हमारे यहाँ अंग्रेज आए उसके बाद अंग्रेजी भाषा हमारे यहाँ सारे, चाहे वो व्यवसाय हों, व्यापार हों या जो भी रोजी रोटी के धंधे हों, उन सब में प्रयुक्त होती रही थी। इसीलिए प्रयुक्त होने के कारण, व्यवसाय में प्रयुक्त होने के कारण प्रयोजन मूलक भाषाएं जो भी भारत में पनपी वो क्रमशः जो भी शासन या प्रशासन थे उन शासन या प्रशासन की भाषाएं थी। मैंने जैसे कि कहा कि भारत लंबे अरसे तक परतंत्र रहा, इसलिए परतंत्र या गुलामी के संदर्भ में जो भी शासक पक्ष की भाषा थी वो भाषा हम पर थोपी जाती रही। इसलिए उस भाषा में हमारे भारत में सारे के सारे व्यवसाय मूलक संदर्भ पनपे। मैंने जैसा कि कहा कि हमारे पास जो भी संदर्भ थे, बोलचाल के संदर्भ थे, हमारी भाषाओं के साहित्य के संदर्भ थे, धर्म दर्शन के संदर्भ थे, ये संदर्भ सारे के सारे हमारे यहाँ हमारी भाषाओं में पनपते रहे। इसलिए प्रयोजन का जो तकाजा है वो संविधान से जुड़ा हुआ है। संविधान के माध्यम से चूंकि भारत की एक केंद्र सरकार के स्तर पर राजभाषा हिंदी बनी, साथ में सह राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग संविधान सम्मत रहा और दूसरे हमारे जो राज्य हैं, राज्यों के संदर्भ में जहां तक राजभाषा का सवाल है वहां राज्य की भाषा या राजभाषाएं उनके विधान मंडलों में स्वीकृति प्राप्त करके वहां की राजभाषाएं बनी। इसलिए हमारे पास भारत में जो भी स्थिति है वो स्थिति हमारे पास राजभाषा के संदर्भ में, प्रशासनिक भाषा के संदर्भ में, प्रयोजन मूलक भाषा के संदर्भ में एक स्थिति न हो करके हमारे पास इस समय बहुभाषा स्थिति है। राज्यों में राजभाषा या व्यवसाय की भाषा की अलग स्थिति तो केंद्र में व्यवसाय भाषा की दूसरी स्थिति। आप जानते हैं केंद्र में हिंदी मुख्य राजभाषा है और उसके साथ में अंग्रेजी है, वो सह राजभाषा है। कई बार लोग इस संदर्भ में राष्ट्रभाषा की बात या संपर्क भाषा की बात भी करने लगते हैं। हालांकि जो संपर्क भाषा है वही आगे जाकर के राष्ट्रभाषा बनती है और जो राष्ट्रभाषा है वो राष्ट्र की अभिव्यक्ति की भाषा है। लेकिन संविधान हमारा राजभाषा की बात करता है, राष्ट्रभाषा का संदर्भ है। वहां संविधान की जो अष्टम अनुसूची है उस अष्टम अनुसूची में उल्लिखित जितनी भी भाषाएं उन भाषाओं की बात करता है। अभी तक मैंने जो प्रयोजन मूलकता का संदर्भ दिया, ये जो प्रयोजन मूलकता का संदर्भ है सीधे आप समझें तो ये व्यवसाय के साथ जुड़ा गया है। किसी भी क्षेत्र विशेष में भाषा का जब हम व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी भाषा के माध्यम से उस व्यवसाय को करने लगते हैं, तब उस व्यवसाय में प्रयुक्त जो भाषा है वो प्रयोजन मूलक भाषा है। प्रयोजन मूलक भाषा का संदर्भ यही खत्म नहीं हो जाता, बल्कि जो प्रयोजन मूलक भाषा का संदर्भ है वो संदर्भ उस क्षेत्र में प्रयुक्त विशिष्ट पारिभाषिक शब्दों से बनता है। विशिष्ट पारिभाषिक शब्द उस क्षेत्र में प्रयुक्त होते रहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि भारत में अंग्रेजों के जाने से पहले या भारत के स्वतंत्र होने से पहले यहाँ अंग्रेजी भाषा थी। इसलिए हमारे पास जितने भी क्षेत्र हमने प्रयोजन मूलक क्षेत्र अंग्रेजों से अंग्रेजी के माध्यम से लिए हैं, उन सारे के सारे प्रयोजन मूलक क्षेत्रों में चूंकि पहले से अंग्रेजी प्रचलित थी, इसलिए हमने अंग्रेजी के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्द बनाए हैं और उन हिंदी के शब्दों का उसी संकल्पना के लिए प्रयोग किया है। जैसे आप कहेंगे कि हमारे पास अगर कहीं बाहर से जो भी आप कहेंगे कि इंजीनियरिंग है
हमने उसके लिए अभियांत्रिकी शब्द का इस्तेमाल किया। आप कहेंगे कि हमारे पास जैसे स्पेस है, हमने उसके लिए अंतरिक्ष शब्द का इस्तेमाल किया। हमारे पास जो शब्द जो भी उस समय से पनपे चले आ रहे थे, वो सारे के सारे हमारे पास वो शब्द थे जो अंग्रेजी के थे, हमने उनको हिंदी में ढाला है, हिंदी में बनाया है। और इस समय तो हमारे पास इन शब्दों को बनाने के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर दिल्ली में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग है, और यही जो आयोग है अकेला इन सभी प्रयोजनमूलक क्षेत्रों की पारिभाषिक शब्दावलियां बनाता है। जैसे कि आप उदाहरण के लिए अगर प्रशासनिक हिंदी लें, चूंकि प्रशासन का क्षेत्र सभी जगह व्याप्त है, चाहे वो सामान्य क्षेत्र हो, तकनीकी हो, शिक्षा हो, या फिर वो बिल्कुल ही साइंटिफिक या विज्ञान का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में, चाहे वो राष्ट्रपति भवन हो, चाहे बिल्कुल नीचे का एक सरपंच तक का कार्यालय हो, आप जहां भी देखेंगे प्रशासन सब जगह होगा। इसलिए प्रशासन की जो भाषा है, वहां प्रशासन का संदर्भ, वहां टिप्पण आलेखन होगा, वहां पत्र लिखे जाएंगे बहुत सारे, क्योंकि लोगों से संचार करना होगा, लोगों से सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। लेकिन इन्हीं आदान प्रदानों के लिए भाषा का जो रूप बहुप्रयुक्त होकर के आज मानक हो गया है, वो सारा का सारा प्रशासनिक या कार्यालयीय भाषा का रूप है। इसमें जो शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं, और ये सारे के सारे पारिभाषिक शब्द हैं। ये सारे के सारे जो वहां प्रशासनिक शब्दावली है, पहले समेकित प्रशासनिक शब्दावली थी, अब वहां प्रशासनिक शब्दावली है। मैं यहाँ आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं कि ये जो शब्दावलियां, जितनी भी पारिभाषिक शब्दावलियां होती हैं, इनको आप सामान्य जो आपको बाजार में कोश मिलते हैं उन कोशों की तरह ये शब्दावलियां नहीं होती। इनमें एक तरफ जो एंट्री या प्रविष्टि होती है वो अंग्रेजी में होती है, और उसके सामने हिंदी का जो प्रचलित शब्द होता है या जो शब्द बनाया गया होता है वो शब्द दिया होता है। चूंकि ये पारिभाषिक क्षेत्र हैं, इनमें एक संकल्पना के लिए, किसी एक अर्थ के लिए एक ही शब्द प्रयुक्त होता है, पर्यायवाचिता इन क्षेत्रों में होती नहीं है, इसलिए एक शब्द के लिए एक शब्द होता है। कई बार आपको एक शब्द के लिए एक से अधिक शब्द मिल जाते हैं, तो उसका कारण मात्र इतना होता है कि उस क्षेत्र में कहीं न कहीं बीच में शैली की समस्या आई, और उस शैली की समस्या के कारण पहले से एक शब्द प्रचलित था, दूसरा शब्द बना दिया गया, अतः दो शब्द आ गए। जैसे आप प्रशासन का कहेंगे, भारत में अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में करीब करीब उनके जाने से पहले उन्होंने कुछ हिंदी भाषी प्रदेशों में उर्दू को मान्यता दे रखी थी, इसलिए प्रशासनिक भाषा में उर्दू के कुछ शब्द प्रचलित हो गए थे। जैसे आप कहेंगे वहां है अफसर है, लेकिन बाद में उसके लिए अधिकारी भी प्रयुक्त कर दिया, इसलिए आपको प्रशासनिक शब्दावली में ऑफिसर के लिए अफसर भी मिलेगा, अधिकारी भी मिलेगा। जैसे आप कहेंगे कि कोर्ट है, कोर्ट के लिए पहले से कचहरी शब्द प्रयुक्त था, लेकिन बाद में न्यायालय शब्द भी प्रचलित हो गया। इसलिए ऐसी जो कुछ संकल्पनाएं मिलेंगी, वहां आपको दो शब्द जरूर मिलेंगे, और वो भी केवल आपको इसी प्रशासनिक या कार्यालयीय शब्दावली में मिलेंगे। बाकी जितने भी आपको प्रयोजनमूलक क्षेत्र मिलेंगे, चाहे वो मेडिकल साइंस का हो, चाहे वो मीडिया का हो, चाहे और कोई भी क्षेत्र हो, उसमें आपको एक शब्द के लिए एक ही शब्द मिलेगा। इसलिए प्रयोजनमूलक भाषा को समझने के लिए सबसे पहले जो पारिभाषिकता है, उस पारिभाषिकता को समझना बहुत जरूर होगा। जब हम किसी भी शब्द को कह देते हैं कि वो शब्द सामान्य शब्द है, सीधी बात है कि हम उसे मन चाहे रूप में प्रयोग कर सकते हैं, कहीं भी चाहे, जैसे चाहे, अपनी मानसिकता के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं हम उसे अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों ही शब्द शक्तियों के संदर्भ में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही शब्द पारिभाषिक बनता है, फिर उसका क्षेत्र सीमित हो जाता है, और जब क्षेत्र सीमित हो जाता है, सीधी बात है कि उसकी एक परिभाषा बना दी जाती है, उसे पारिभाषिकता का दायरा दे दी जाता है, और जैसे वो सीमित होता है तब सीधे उसी क्षेत्र में जा करके वो रूढ़ हो जाता है। कई बार होता क्या है कि अंग्रेजी का एक ही शब्द है, लेकिन कई बार एक ही शब्द अंग्रेजी के विभिन्न प्रयोजनमूलक क्षेत्रों में प्रचलित होता है, और जब प्रचलित होता है तब हमें उस शब्द के माध्यम से उस क्षेत्र की बात हमारी नजर के सामने आ जाती है। उदाहरण के लिए आप कहें प्लांट, अगर प्लांट शब्द अंग्रेजी का है और वो अगर जा रहा है आपकी वानिकी में या फिर हॉर्टिकल्चर में, जैसे वो हॉर्टिकल्चर में जा रहा है वहां जाकर के वो पौधा होगा। लेकिन जैसे ही आपकी अभियांत्रिकी में जाएगा, सड़क वगैरह जहां भी निर्माण होता है वहां जाएगा, तो वो प्लांट है, वो प्लांट संयंत्र हो जाएगा। अगर आप कहेंगे एटमिक प्लांट है, तो वो एटमिक पौधा नहीं है, बल्कि वो एटमिक संयंत्र है। इसलिए वहां अंग्रेजी में जो कई बार एक ही शब्द है, लेकिन अलग अलग प्रयोजन मूलक क्षेत्रों में प्रयुक्त होता है, लेकिन हर एक प्रयोजन मूलक क्षेत्र में उसका अलग अर्थ है। लेकिन हिंदी में जब प्रयोजन मूलक पारिभाषिक शब्दावलियां बनी, तब इस चीज का बड़ा ध्यान रखा गया कि हिंदी में जो भी शब्द बने, वे शब्द सारे के सारे एक शब्द में न जा करके
एक शब्द के अगर अंग्रेजी में एक ही शब्द के विभिन्न प्रयोजन मूलक क्षेत्रों में प्रयोग हैं तो हिंदी में उनके लिए अलग अलग शब्द बने। जैसे आप कहेंगे, मैंने कहा प्लांट, प्लांट के लिए हॉर्टिकल्चर में पौधा, और जैसे आप जाएंगे सड़क या फिर जो भी अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, वहां उसके लिए हमारे पास संयंत्र शब्द का इस्तेमाल होगा। इसलिए हिंदी में एक अच्छी बात यह हुई कि हमने एक ही शब्द के लिए जो क्लिष्ट संकल्पना अंग्रेजी की है उसे जैसे के जैसे हमने नहीं लिया। कई बार होता क्या है कि आप कहेंगे कि जैसे चार्ज, CHARGE अंग्रेजी का, अब उस चार्ज को अगर आप कहें तो जितने सारे प्रयोजनमूलक क्षेत्र हैं जहां जहां चार्ज जाता है, अगर आप जाएंगे कार्यालय भाषा में तो वहां चार्ज लिया या दिया जाता है। आप कहेंगे वहां कार्यभार ग्रहण करना। जैसे ही आप पुलिस में जाएंगे वहां पुलिस में चार्ज है, चार्ज आप कहेंगे दोष हैं, दोषारोपण हैं, या फिर दोषों की कहीं ना कहीं लिस्ट बनाना, आप कहेंगे चार्जशीट। अब वहां चार्जशीट हो गया। लेकिन जैसे ही अब चार शब्द वहां से जाकर के अगर थोड़ा सा अभियांत्रिकी में जाएंगे, आप सबके पास मोबाइल हैं, आप मोबाइल चार्ज करते हैं, इसलिए चार्ज कहेंगे, लाठी चार्ज कहेंगे, आप जो भी संदर्भ कहेंगे, जो चार्ज है शब्द एक मिलेगा। लेकिन अंग्रेजी में जैसे जैसे आप अलग अलग प्रयोजन मूलक क्षेत्रों में जाएंगे उस शब्द के संदर्भ में आपको अर्थ लेना होगा। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी प्रयोजन मूलक जो भी संदर्भ बेशक अंग्रेजी के माध्यम से, अनुवाद के माध्यम से पनपा, लेकिन पनपते हुए इसकी जो परंपरा बनी है पिछली करीब करीब 60 साल की, इन 60 साल की परंपरा में हिंदी भाषा ने अपने विभिन्न प्रयोजन मूलक क्षेत्रों में अपनी एक प्रचलन की ऐसी परंपरा बनाई है कि इस परंपरा की मैं प्रचलित प्रयोजन मूलक हिंदी उसकी अपनी बन गई है। जैसे प्रयोजन मूलक हिंदी का संदर्भ यहां सीधे आप कहें, जैसे विधि में प्रयुक्त हिंदी है, कोर्ट कचहरियों में प्रयुक्त होती है, जो भी उनके कानून की पुस्तक हैं उनमें प्रयुक्त होती है। आप अगर जाएंगे तो मेडिकल साइंस में हिंदी है। उसके बाद आप जाएंगे कितनी सारी मीडिया का संदर्भ है, आपको समाचार पत्र पत्रिकाओं में हिंदी का प्रयोग मिलेगा। उसके बाद मीडिया के अगर दूसरे अध्याय खोलेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जैसे ही जाएंगे तो वहां आपको आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्म, इनमें भी आपको। लेकिन यहां जब संदर्भ आएगा, अगर क्लिष्ट विषय होंगे तब पारिभाषिकता सीधे जाएगी। लेकिन जब क्लिष्ट विषय नहीं होंगे, जब सामान्य विषय होंगे, जब कहीं ना कहीं आम आदमी से बातचीत करने के विषय होंगे, उनको संदेश संप्रेषण के विषय होंगे, तब जो भाषा है वो पारिभाषिकता का तकाजा निकाल करके वो कहीं ना कहीं सामान्य भाषा के संदर्भ में आ जाएगी। इसलिए यहाँ पारिभाषिकता का जो संदर्भ, प्रयोजन मूलकता का जो संदर्भ आता है वो पारिभाषिक शब्दावली के संदर्भ में आता है। सीधे हम कह सकते हैं कि प्रयोजन मूलक भाषा वह भाषा रूप है जो किसी व्यावसायिक दृष्टि से किसी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होता है, और उस क्षेत्र विशेष में भाषा के प्रयोग होने से उस क्षेत्र की अपनी एक परंपरा बन जाती है, एक रीति बन जाती है, और उसके बाद उस क्षेत्र में जो भी लोग उस भाषा का प्रयोग करते हैं वो उसी ढंग से प्रयोग करते हैं। आप कह सकते हैं उस क्षेत्र विशेष की शैली बन जाती है। इसलिए उस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति मेहनत करके, प्रशिक्षण लेकर के कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए आए, उसे उसी तरह से कार्य करना होगा, उसी तरह के शब्दों का प्रयोग करना होगा, उसी तरह के मुहावरे का प्रयोग करना होगा। मैं जब यहाँ मुहावरा शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो ये मुहावरे शब्द का प्रयोग साहित्य में प्रयुक्त मुहावरे के संदर्भ में नहीं है। हर एक भाषा का अपना एक प्रयोग या प्रचलन का रूप होता है, उसी प्रयुक्ति को या प्रचलन के रूप को मैं यहाँ मुहावरा कह रहा हूं। जैसे आप कार्यालयी भाषा लेंगे, कार्यालयी भाषा में जब कोई पत्र लिखा जाएगा या फिर अगर मान लीजिए परिपत्र लिखा जा रहा है तो परिपत्र में सीधे आ जाएगा देखा गया है, पाया गया है, सूचना मिली है कि, और इसके बाद में वाक्य शुरू होगा। इसलिए वहां कोई भी व्यक्ति परिपत्र लिखने बैठे, उसे जो भी अंदर का जो भी कुछ कंटेंट है उस कंटेंट को तो वो रखेगा, लेकिन उस कंटेंट के साथ वहां जो प्रयुक्त भाषा रूप है, जो भी वहां की शैली है, जो भी वहां प्रचलन का मुहावरा है, उसे उसी संदर्भ में बात करनी होगी। उससे वो कट बिल्कुल भी नहीं सकता। वहां पांडित्य के लिए कोई अवकाश नहीं है। भाषा का जो सरल सहज प्रचलित रूप है, उसी सरल सहज प्रचलित रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करके आगे ढलना होगा। आपको यहां लगेगा कि जो मैं प्रशिक्षण शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, जितने भी प्रयोजन मूलक क्षेत्र हैं, इन प्रयोजन मूलक क्षेत्रों में भाषा के संदर्भ में, विषय के संदर्भ में सब जगह सेवाकालीन प्रशिक्षण होता है। आपको लगता हो कि कोई व्यक्ति इन क्षेत्रों में नियुक्त हो गया और नियुक्त होने के बाद सीधे वो काम करने लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसे वहां का या तो प्रशिक्षण लेना होता है या फिर काम को देखते देखते या फिर परंपरा में जो काम चल रहा है उस काम के माध्यम से उसे कहीं ना कहीं प्रशिक्षित होकर के
अनुभवी होकर के धीमे धीमे काम करना होता है, या फिर वो काम करते करते उसे मुहावरा आ जाता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो क्षेत्र विशेष है उस क्षेत्र विशेष का प्रचलन उसे आ जाता है। और यही जो प्रचलन है, यही जो प्रयोग की परंपरा है, या फिर प्रयोग के अंतर्गत भाषा का जो एक सीमित रूप है, जो बंधा बनाया रूप है, जिसे हम उस भाषा का ढर्रे का रूप कह सकते हैं, उसी को मैं यहां मुहावरा कह रहा हूं। वही यहां मुहावरा है। साहित्य में हम शैली जिसे कहते हैं वो शैली यहां नहीं आ सकती, क्योंकि साहित्य में जो शैली का प्रश्न है वो व्यक्ति विशेष का प्रश्न है। वहां जो शैली है वो व्यक्तित्व के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन यहां व्यक्तित्व से कोई लेना देना नहीं। जितने भी प्रयोजनमूलक रूप हैं उसमें व्यक्ति की कोई भी सत्ता नहीं होती, बल्कि सत्ता प्रयोजनमूलक क्षेत्रों में पद की होती है। इसलिए जो वहां पद है, पद की तरफ से सारा के सारे काम किए जाते हैं। इसलिए वहां व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा है वो व्यक्ति की न होकर के पद की प्रतिष्ठा है। पद पर व्यक्ति बैठा है, इसलिए वो सारे के सारे अधिकार उसे प्राप्त हैं। इसलिए नहीं तो उसे कोई भी वहां अधिकार प्राप्त नहीं, फिर वो आप कह सकते हैं आम आदमी है या जन सामान्य है। इसलिए जब हम शैली की साहित्य के संदर्भ में बात करते हैं, आप कहेंगे प्रसाद जी जब लिखते हैं तब प्रसाद जी का कोई भी टुकड़ा कहीं भी पढ़ें, कोई भी टुकड़ा हाथ में आ जाए, आप पकड़ लेंगे कि ये प्रसाद जी का लिखा हुआ है। या फिर प्रेमचंद जी का कोई भी टुकड़ा हाथ में आ जाए, आप कहेंगे ये जो भी अंश है ये अंश प्रेमचंद जी का है। लेकिन अगर आप प्रयोजनमूलक क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। वहां तो क्या है, वहां जो भी भाषा का जो संदर्भ है वो संदर्भ मैंने कहा प्रयोजनमूलकता है। इसे प्रयोजनमूलकता होने की वजह से सारे के सारे संदर्भ पूर्व निश्चित हैं, और पूर्व निश्चित संदर्भ होने के कारण उनमें जो शब्द हैं वो शब्द जरूर हैं, और वो भी मैंने कहा पारिभाषिक शब्द हैं। सारे के सारे बंधे बनाए हैं, उनमें कोई भी व्यक्ति अपनी जो उसकी व्यक्तिनिष्ठता है उसे व्यक्तिनिष्ठता नहीं दे सकता। मैं जैसे कि आप कहूं, अगर प्रयोजनमूलक संदर्भ में हम कार्यालय या प्रशासनिक भाषा ले लें, कार्यालय या प्रशासनिक भाषा में चाहे फाइल पर कोई व्यक्ति टिप्पणी लिखे, या फिर कोई व्यक्ति कोई पत्र, परिपत्र, आदेश, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन वगैरह कोई भी पत्र का रूप लिखे, उस पत्र में जो भाषा इस्तेमाल करेगा उसमें वो मैं का तो प्रयोग कर नहीं सकता, क्योंकि वहां मैं प्रतिबंधित है। उसे जो भी कुछ काम करना है वो उस प्रयोजनमूलक क्षेत्र की तरफ से करना है, या फिर सरकार की तरफ से करना है, या फिर उस तंत्र या उस संस्थान की तरफ से करना है। वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति तो किसी पद पर बैठा हुआ है, क्योंकि वो पद पर बैठा है इसलिए पद के जितने भी लाभ हैं, जो भी उसकी तनख्वाह है रही है, उसके एवज में वो काम कर रहा है। इसलिए प्रयोजनमूलकता जो भी है, व्यक्ति आते जाते रहेंगे और व्यक्ति जो भी पद पर बैठते रहेंगे, लेकिन जो काम करेंगे, जो भी कुछ भाषा में काम होगा, वो सारा का सारा काम होगा वो उस पद की तरफ से होगा, उस तंत्र की तरफ से होगा। इसलिए हम यहाँ कहते हैं कि ये प्रयोजनमूलक जो रूप होते हैं भाषा के, वो किसके होते हैं, वो तंत्र के होते हैं, उस तंत्र में प्रचलित हो जाते हैं। इसलिए जो भी तंत्र होता है उस तंत्र की शैली से वो परिपूर्ण होते हैं, और तंत्र की जो भी शैली है उस शैली का एक ऐसा मुहावरा बन जाता है कि आपको वो शैली कहीं भी मिलेगी, आप उसे पकड़ करके सीधे तंत्र के साथ उसे जोड़ देंगे। ध्यान रखिए, मैंने अभी जब भी आपसे कहा था कि जब मैं साहित्य की शैली की बात कर रहा हूं तो वहां व्यक्ति विशेष है, लेकिन जब मैं तंत्र की बात कर रहा हूं, प्रयोजनमूलक क्षेत्र की बात कर रहा हूं, तो यहां व्यक्ति विशेष नहीं है, बल्कि यहां क्या है, तंत्र विशेष है। यहां प्रयोजनमूलक संदर्भ आपको आएगा, और जो प्रयोजनमूलक संदर्भ आएगा वो प्रयोजनमूलक संदर्भ है, वो भाषा की विशिष्ट पहचान आपको देगा। इसलिए जो विशिष्ट पहचान का संदर्भ है वो प्रयोजनमूलक संदर्भ के संदर्भ में जाएगा। मैंने पारिभाषिकता की बात आपसे कर दी है। अब हमारे विषय के दूसरे पक्ष की ओर थोड़ा सा बढ़े। हमारे विषय का दूसरा जो पक्ष है वो है जनसंचार परक भाषा, और साथ में हमारा पक्ष है मीडिया। अगर आप जनसंचार के संदर्भ में जाएंगे तो जो जनसंचार हमारे पास है, चूंकि यहाँ मास है, MASS, यहाँ चूंकि मास है, यहाँ जनसंचार है, इसलिए हम जो जनसंचार की बात करेंगे तो यहाँ पूरा का पूरा आम आदमी जुड़ जाता है। और जब आम आदमी जुड़ जाता है, जब सारे के सारे हमारे जो संदर्भ हैं वो संदर्भ हमारे जनता के साथ जुड़ जाते हैं, और जब जनता के साथ जुड़ जाते हैं तब हमारे पास पारिभाषिक शब्द तो आते हैं, लेकिन वो पारिभाषिक शब्द बहुप्रयुक्त होकर के जनता के साथ कहीं ना कहीं अपनी पहचान देते रहते हैं। नई नई बीमारियां आती हैं, नए नए क्षेत्र आते हैं, नए नए आविष्कार होते हैं, नए नए कांड होते हैं, घपले होते रहते हैं, क्या क्या पता नहीं होता रहता है। लेकिन अगर आप जाएंगे कि हमारे पास जो मीडिया है वो समाचार परोसेंगे, समाचारों में उन शब्दों के लिए सरल शब्द लाएं तो कहां से लाएं, लेकिन शब्दों का जो प्रयोग होता है पहले दिन कठिन लगता है, अगले दिन सरल हो जाता है, और उसके बाद बार बार जब कोई चीज प्रयुक्त होती है तब वो कहीं ना कहीं सरल हो जाती है। और इसे हम इसी बात को तो कहीं ना कहीं जो संदर्भ में रखते हैं वो संदर्भ कौन सा है, आम आदमी के नजदीक हो जाता है। हमारे यहाँ जो मीडिया की संकल्पना है, हमारे यहाँ जो मीडिया का संदर्भ है, ये मीडिया का संदर्भ हमारे यहाँ आज का संदर्भ नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ बहुत पुराना संदर्भ है।
आप मीडिया कहेंगे, मास कहेंगे या फिर मास कम्युनिकेशन कहेंगे। ये मास कम्युनिकेशन हमारे पास जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब भी कहीं ना कहीं राजे महाराजे थे, उनके यहाँ जो भी आदेश हुआ करते थे, फरमान हुआ करते थे, उन फरमानों को वो जनता के बीच कई बार किसी व्यक्ति को, घुड़सवार व्यक्ति को या और किसी व्यक्ति को भेज करके डुगुडुगी पिटवा करके या और कोई तरीका या माध्यम अपना करके सुनो 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 की तर्ज पर लोगों को इकट्ठा करके और उसके बाद उनके पास जो भी संदेश होता था उस संदेश को वो आम जनता में दे दिया करते थे, चाहे वो किसी भी संदर्भ का क्यों न हो। हमारे यहाँ ये परंपरा कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि जो मानव जाति का संदर्भ है, व्यावसायिक संदर्भ है, मानव जाति का जो सामाजिक संदर्भ है, उसके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन मीडिया का आप सीधे संदर्भ कहेंगे तो हिंदी में तो 30 मई 1826 को पहला समाचार पत्र दिखता है आपको कलकत्ता से। उदंत मार्तंड नाम का और पंडित युगल किशोर शुक्ल हैं, ये युगल किशोर शुक्ल इसे कलकत्ता से निकालते हैं। हिंदी में तो इससे पहले कोई समाचार पत्र हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए 30 मई 1826 का जो दिन है वो हम कह सकते हैं हमारे यहाँ जो मीडिया है उस मीडिया के संदर्भ में पहला दिन। मैं मीडिया को शुरुआत में ही थोड़ा सा व्याख्या कर दूं। यहाँ जो आपका जनसंचार या मीडिया से जो आशय है वो आशय है हमारे पास मीडिया का जो संदर्भ है, जनसंचार का जो संदर्भ है वो दो भागों में है। पहला हम कह सकते हैं कि हमारे पास प्रिंट मीडिया है और दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। अगर आप प्रिंट मीडिया को कहेंगे तो प्रिंट मीडिया में हमारे पास समाचार पत्र, पत्रिकाएं वगैरह हैं जो सारे के सारे छपे हुए रूप में मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे पास सबसे पहले आकाशवाणी है, उसके बाद हमारे पास दूरदर्शन आता है, दूरदर्शन के विविध चैनल आते हैं, हमारे पास फिल्में आती हैं, हमारे पास वृत्तचित्र वगैरह जो फिल्मी रूप में हमारे पास दिखाई देते हैं, ये सारे के सारे हैं। अब आप देखेंगे तो आपके पास इंटरनेट भी है, आपके पास ऑडियो वीडियो दोनों का जो संदर्भ है, इनके दृश्य श्रव्य माध्यम आपके पास बहुत सारे मिलेंगे। ये सारे के सारे संदर्भ कहीं ना कहीं मीडिया से छूते हैं। सामान्य व्यक्ति जो मीडिया की संकल्पना लेता है वो मीडिया की संकल्पना कई बार आज केवल दूरदर्शन ले लेता है, लेकिन हमारे पास जो मीडिया की या जनसंचार की संकल्पना है वो संकल्पना हमारे पास विस्तृत है। जिन बातों को, जिन सूचनाओं को, जिन संदेशों को हम जनता तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे माध्यम हमारे पास मीडिया है। सबसे पहले जो हमारे पास समाचार पत्र सबसे पुराना माध्यम है, लेकिन अगर आप समाचार पत्र के पन्ने खोलेंगे तो लगेगा कि समाचार पत्र के पन्नों में प्रयोजन मूलक भाषा का जो रूप आपको दिखाई देता है वो एक रूप न होकर के बहुमुखी है। आज के जो समाचार पत्र हैं वो अपने अंदर क्या नहीं परोसते। आप जानते हैं कि समाचार पत्र की लाइफ बहुत ज्यादा होती नहीं, सुबेरे हमारे पास आता है और करीब दोपहर होते होते तो कई बार वो बासी हो जाता है और शाम तक तो उसके पन्ने फटने लगते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं वो चला जाता है, हमें दिखाई नहीं देता। या फिर ज्यादातर जो संचित रूप में रखते हैं उनके पास लाइब्रेरी वगैरह में भले मिल जाए, बाकी घर में तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। फिर भी इतना अल्पजीवी होने पर भी वह हमें रोज जीवंत करता रहता है, चेतना प्रदान करता रहता है। अब उसके भाषा का जो फॉर्म है उस फॉर्म पर, भाषा के रूप पर एक नजर डालें तब आपको पता चलेगा कि ये जो भाषा का रूप है समाचार पत्र का, ये रूप किस तरह का है। कोई भी समाचार पत्र आप जब खरीदते हैं या लेते हैं, घर में मंगाते हैं, जहां भी पढ़ते हैं आप समाचारों के लिए। उससे आप समाचार देखना चाहते हैं, समाचार समझना चाहते हैं, आज पूरी दुनिया में क्या घटित हुआ उसके संदर्भ में या अपने आसपास के संदर्भ के जो भी कुछ सूचनाएं, जो भी कुछ समाचार हैं उससे आप अवगत होना चाहते हैं। लेकिन आजकल आप समाचार पत्र जैसे ही खोलते हैं पहले पन्ने पर जो भी समाचार मिलेंगे और उसके बाद आप पन्ने पलटते जाइए। कई बार तो हम मजाक में कह दिया करते हैं अपनी कक्षाओं में कि आज के समाचार पत्र समाचार कम परोसते हैं, विज्ञापन ज्यादा परोसते हैं। इसलिए चूंकि वो समाचार पत्र न होकर के विज्ञापन पत्र ज्यादा हो गए। कई बार तो आप देखेंगे बड़े बड़े त्योहार आते हैं, दीपावली है, होली है और कुछ है, उसमें तो आप हालत ये मिलेगी कि पहला पन्ना भी है, उस पन्ने के ऊपर भी एक कवर पन्ना आ जाता है और वो कवर पन्ना तो सचमुच क्या है, विज्ञापन का पन्ना है। और अंदर कई बार तो हमें समाचार ढूंढने के लिए बड़ी जहमत उठानी पड़ती है, कोई समाचार मिल जाए, नहीं तो वहां विज्ञापन। और कई बार तो आजकल विज्ञापन के आप कहेंगे संदर्भ में या फिर कई बार विज्ञापन का कहीं ऊपर से लवादा ओढ़े कितने सारे समाचार मिल जाएंगे जो सचमुच तो विज्ञापन है। इसलिए विज्ञापन समाचार पत्रों की रीढ़ है। और वैसे भी आप कहें कि भारत में जो समाचार पत्रों का उद्योग है, पूरा व्यवसाय है, ये जो प्रयोजनमूलक क्षेत्र है, ये हमारे पास आज भी सरकारी नहीं है। हमारे पास सरकारी समाचार पत्र के रूप में केवल एक रोजगार समाचार जरूर दिल्ली से निकलता है, या फिर जो सरकारें अपना थोड़ा बहुत कहीं पत्र पत्रिकाएं कुछ भले निकाल लें, लेकिन वो जो पत्र पत्रिकाएं हैं वो समाचार कुछ भी नहीं परोसती, उनमें समाचार नहीं होते हैं, ज्यादातर वो विज्ञापन नुमा पत्र होते हैं इस तरह का। या फिर उनकी अपनी अपनी जो छवि है उस छवि
को कहीं ना कहीं लोगों में प्रकट करने की परंपरा या प्रकट करने की छाप उनमें कहीं ना कहीं निहित होती है। हमारे पास जो समाचार पत्र हैं, अब उनमें आप कहें सबसे पहले तो समाचार हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, चाहे वो क्षेत्रीय हो। और अगर आप समाचार कहें तो ये जो समाचार हैं, इन समाचारों को लिखने वाले, तैयार करने वाले, इकट्ठे करने वाले अलग अलग वर्गों में बटे हुए लोग हैं, जो सारे के सारे, जिन्हें हम वहां विशिष्ट रूप से संवाददाता शब्द कहते हैं। अगर किसी समाचार पत्र के आप कार्यालय में जाएं तो वहां सहायक संपादक, उप संपादक या फिर वहां आपको संपादक तक, प्रधान संपादक के पद मिलेंगे। और ये जो भी लोग होते हैं, इनका काम इन्हीं समाचारों के संदर्भ में, समाचारों के संकलन से लेकर के समाचार की जो भी स्टोरी है, जो भी कथा है, उस कथा का रूप देना और उसे जितनी जगह मिल रही है छापने के लिए, उस जगह में उसे रखना, समाचार का शीर्षकीकरण करना। इसलिए समाचार लेखन भी चूंकि एक कला है, इसलिए इस कला को सीखने के लिए प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। आज पूरी दुनिया में समाचार के संदर्भ में या फिर आप कहेंगे पत्रकारिता के बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, जिन कोर्सों में प्रशिक्षित होकर के छात्र आगे बढ़ते हैं और उसके बाद उन्हें व्यवसाय इन प्रयोजनमूलक क्षेत्रों में मिलता है, रोजी रोटी इन प्रयोजनमूलक क्षेत्रों में मिलती है। जब कोई भी समाचार होता है, समाचार के लिए 6 ककार बहुत आवश्यक हैं किसी भी समाचार लेखन के लिए। और जब प्रयोजनमूलक भाषा की, समाचार की, मीडिया की भाषा कहेंगे, जब समाचार लिखने होंगे तो वही 6 ककार, जिन्हें अंग्रेजी में WH कहते हैं, जो 6 वो हैं, WH हैं, वहां सीधे वही कौन सी घटना है, कोई भी घटना है, क्योंकि समाचार घटना केंद्रित है। घटना चाहे वो राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, कैसी घटना हो, कोई भी घटना हो, कहां हुई, कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई और उसके बाद क्या कार्यवाही की गई। आप कहेंगे जो कि कसे शुरू हो रहे हैं सारे के सारे शब्द। और हर एक पत्रकार है, जब कोई न्यूज स्टोरी बनाता है, जब कोई भी समाचार की कथा बनाता है, स्टोरी बनाता है, उस कथा को लिखने पर उसे एक संदर्भ दे देता है। और ये जो संदर्भ हैं, ये संदर्भ सारे के सारे तरतीब वाइज होते हैं, तरतीबवार होते हैं, क्रमशः होते हैं। इसलिए इन संदर्भों के आधार पर वो किसी भी कथा को आगे उसे एक रूप देता है, लेखन का रूप देता है और अंत में जाकर के उसकी जांच भी कर लेता है कि जो भी पाठक है, उस पाठक को उस कथा के संदर्भ में, स्टोरी के संदर्भ में जो जो सूचनाएं चाहिए, क्या वो सूचनाएं सारी की सारी आ गई हैं। आप कोई भी समाचार पढ़ते होंगे, बेशक कहीं कुछ होने का, घटना होने का समाचार है, आप लास्ट में देखेंगे अंतिम जो होगा वही होगा, पुलिस प्रशासन ने क्या किया, या फिर पुलिस प्रशासन दौड़ती हुई आई, या फिर 4 घंटे तक वो जो भी कुछ घटना थी, वो घटना ऐसे ही रही, कोई भी वहां हाजिर नहीं हुआ। इसलिए सबसे लास्ट में वही है, हुई क्या कार्रवाई क्या हुई। इसलिए कोई भी समाचार होता है, चाहे वो कैसा ही समाचार हो, उसे 6 ककारों के बीच में समेटा जाता है और उसके बाद स्टोरी बनाई जाती है। और समाचारों में हमारे यहाँ है पहले से प्रचलन कि उसे एक शीर्षक दिया जाता है। समाचार पत्रों में शीर्षक बहुत जरूरी है और शीर्षक देने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया भी पूरी तरह से, आप इसे कहेंगे, यहाँ साहित्यिकता ज्यादा आ जाती है। जो शीर्षक है, अब समाचार पत्र सवेरे सवेरे आपके पास आता है, कई बार आपके पास समय नहीं है, 10 मिनट में घर से निकलना है, समाचार पत्र पढ़ने में आपको आधा घंटा लगता है, लेकिन लगता है कि नहीं 10 भी नहीं, आप 2 मिनट में पढ़ना चाहते हैं। पूरे समाचार पत्र के केवल आप शीर्षक पढ़ लें, उन शीर्षकों के माध्यम से उस दिन की जितनी भी घटनाएं जो समाचार पत्र में छपी हुई हैं, उनमें से 90% जो भी समाचार हैं वो आपको केवल शीर्षक पढ़कर समझ आ जाएंगे। इसलिए जो शीर्षक है, वो शीर्षक समाचार पत्रों में अत्यंत आकर्षक होता है, लुभावना होता है, चित्ताकर्षक होता है, खींचता है। जो भी पाठक है, उस पाठक की नजर जैसे ही समाचार के शीर्षक पर पड़े, समाचार का शीर्षक जैसे ही उसके मस्तिष्क में आंखों के माध्यम से जाए, वैसे ही वो उसे पढ़ने के लिए बेताब हो जाए, बिना पढ़े रह ही नहीं पाए, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में उसका ही जो संदर्भ है वो चलता रहे और जब तक वो समाचार पत्र को न उठा करके देख ले कि आज क्या हुआ। कई बार जो शीर्षक होते हैं वो शीर्षक कई बार इतने आकर्षक हो जाते हैं, लेकिन अंदर जो कई बार जो मसाला होता है, जो मैटर होता है, वो मैटर कई बार उतना आकर्षक नहीं हो पाता। शीर्षक तो चूंकि लुभावने, खींचते हैं, संक्षिप्त हैं, इसलिए अगर आपको अपनी कक्षाओं के शीर्षक दिख रहे हो, जैसे कि आपने अपनी ग्रेजुएशन की कक्षाओं में सार लेखन किया हो और सार लेखन में आपके गुरुजी ने सिखाया हो कि कहीं भी आपको सार करना है तो जो भी कंटेंट है उसका 1/3 करना है, 1/3 सार हो जाएगा और उसके अंदर से ही आपको जो भी उसका की पॉइंट है, जो भी उसका एक केंद्र बिंदु है, केंद्र जहां अर्थ वहां तक जा रहा है, उस शब्द को आप उठाएंगे, वो उसका शीर्षक हो जाएगा। वो तो ठीक है, मीडिया पर यहाँ कहीं कहीं समाचार पत्रों पे भले लागू हो, सर्वत्र लागू नहीं होती। कई बार तो शीर्षक थोपा हुआ भी होता है, कई बार शीर्षक जो भी कुछ मैटर है उस मैटर की आत्मा होता है, कई बार शीर्षक स्वयं कुछ सवाल खड़े करता है और चूंकि सवाल खड़े करेगा या फिर सवाल खड़े जब करेगा तब होगा क्या, तब व्यक्ति अपने आप उसकी ओर आकर्षित होगा। इसलिए जो आकर्षण है, ये आकर्षण शीर्षकों का केंद्र बिंदु है। मैंने जैसे कि कहा कि 6 ककार हैं,
इन 6 ककारों में जो भी समाचार हैं उन समाचारों की कथा पूरी की पूरी तरह से बनी होती है। उसे कोई ना कोई एक शीर्षक दिया जाता है। लेकिन अगर आप पत्रिकाओं में जाएं तो पत्रिकाओं में आपको आजकल समाचार पत्र भी करने लगे हैं, पत्रिकाओं में जाएं तो वहां जरूर आपको आमुख का संदर्भ मिलेगा, इंट्रो मिलेगा। इंट्रो वही समाचार अगर बड़ा है, पाठक इतना समय निकालने से कतरा रहा है, तब वही है कि बीच में जो इंट्रो दे दिया है शुरुआत में, बीच बीच में आप अगर पत्रिकाएं पढ़ेंगे तो वहां तो एक इंट्रो से काम नहीं चलेगा, बीच बीच में इंट्रो आ जाएंगी। कई बार तो क्या समाचार है तो केवल एक इंट्रो आ जाएगा। आजकल इंट्रो रखने का तरीका समाचार पत्रों में, अगर राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र लेंगे, ऊपर शीर्षक है, कई बार शीर्षक से तुरंत नीचे रख दिया जाता है, कई बार उसके बाद रख दिया जाता है। होता यही है कि अगर बड़ा समाचार है, पाठक उससे अगर बच रहा है, कतरा रहा है, उस तक नहीं जा रहा, तब यह है कि जो इंट्रो है उसकी जो मूल आत्मा है, जो भी कथा है, जो न्यूज स्टोरी है, उस कथा को संक्षेप में दे देना, ताकि उसके माध्यम से या फिर उसके ऐसे जो पहलू हैं जो बहुत ही आकर्षक हैं, जिनकी ओर पाठक अगर उन्हें एक बार पढ़ ले तो न्यूज जो भी पूरा है उसे पढ़े बिना उसे चैन न मिले। इसलिए जो भी उस कथा की आत्मा होती है या फिर उस कथा का जो भी कुछ अंदर के सूत्र होते हैं, जिन सूत्रों के माध्यम से पूरा का पूरा ताना बाना उस स्टोरी का बना होता है, उनको कुछ 1-2 वाक्यों में रख दिया जाता है या फिर 1-2 वाक्यों में रख करके और उसे भी थोड़ा सा छापने में मोटे फॉन्ट में रख दिया जाता है, ताकि पाठक की जो आंखें, समाचार पत्र को पढ़ने वाले या पत्रिका को पढ़ने वाले की जो आंखें हैं, वो आंखें उसकी ओर बरबस आकृष्ट हों। और जब बरबस आकृष्ट होंगी आंखें, तब होगा क्या, तब जो भी पाठक है वो पाठक पढ़े बिना रह नहीं सकता। बेशक 2 पन्ने 4 पन्ने पलट करके आगे चला जाए, लेकिन उसके बाद वो लौट करके वहां जरूर आएगा। ये जो आकर्षण है, ये आकर्षण आपको साहित्य में नहीं मिलेंगे, आपको दूसरे किसी संदर्भ में नहीं मिलेंगे, लेकिन ये मीडिया की खास विशेषता है। मीडिया की जो भाषा है वो भाषा, इसलिए ये जो भाषा, इस भाषा के लिखने वाले हैं, इन लिखने वालों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाता है भाषा के संदर्भ में, कि भाषा तो है, भाषा में बंधा हुआ तो है, लेकिन वो भाषा किस तरह से पढ़ने वाले को आकर्षित कर पाए, अपनी ओर खींच पाए। इसलिए यहाँ जो इंट्रो है, इस इंट्रो का इस्तेमाल किया जाता है। आपने कई बार समाचार पत्रों में शीर्षक देखे होंगे, कई बार शीर्षक पहला पन्ना जैसे ही खोलेंगे, पहले पन्ने पर अगर कोई मुख्य घटना है वो पहले पन्ने पर सबसे ऊपर स्थान ले लेती है, लेकिन कई बार उसका शीर्षक देखेंगे तो शीर्षक आपको कई बार तो इतने बड़े फॉन्ट में मिलेगा कि सामान्य शीर्षक अगर वो छाप रहा है 24 या 36 के फॉन्ट में, तो कई बार तो उससे भी बड़ा आपको फॉन्ट मिल जाएगा। इसलिए कई बार फॉन्ट बढ़ा दिया जाता है, फॉन्ट, और कई बार तो शीर्षक है वो शीर्षक पूरे ऊपर लाइन में जा रहा है और बीच में उसे कटा हुआ अंदर जो उसके कॉलम्स हैं वो कॉलम, और नीचे दूसरा एक फोटो दे करके दूसरे तीसरे न्यूज भी वहां चल रहे हैं। इसलिए वहां ये सारा का सारा आकर्षण के लिए, जिसे हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास पृष्ठ सज्जा है, वहां चूंकि जिस तरह से आप कहेंगे साज सज्जा सब जगह है, समाचार पत्र में भी साज सज्जा है, वहां पृष्ठ सज्जा है, लेआउट है, हर एक पन्ने की सज्जा ऐसा करना कि जो भी पाठक है उस पाठक की आंखों को वो खींचे, आंखें दुखे नहीं बल्कि आंखों को वो खींचे, आकर्षित हो, और जो भी पाठक है वो समाचार पत्र को जब देखे तब देखने में ही समाचार पत्र उसे बड़ा मोहक दिखे, और जो मोहक है, जो अलग अलग जो न्यूज है वो न्यूज भी। इसलिए जब आप किसी समाचार पत्र का कोई पन्ना पलटेंगे, उस पन्ने पर आप देखेंगे कि फॉन्ट भी बड़े छोटे हैं, शीर्षक है, अंदर भी आप देखेंगे तो वहां एक लिखने का जो तरीका है वो तरीका वही, जो कोई भी न्यूज है, कोई भी है, ताकि कोई कोर्ट में चुनौती न दे दे, इसलिए वहां कोई भी आप न्यूज देखेंगे तो वहां शहर का नाम होगा और उसके बाद उसका जो भी स्रोत है, अगर स्रोत उनके पास उनका अपना स्रोत है तो लिख देंगे हमारे विशेष संवाददाता द्वारा, या इस तरह से, या फिर जो भी हमारे पास न्यूज एजेंसी हैं, जो बहुत सारी न्यूज एजेंसी हैं, न्यूज एजेंसी कोई समाचार पत्र या आकाशवाणी दूरदर्शन का केंद्र नहीं चलाती, बल्कि वो पूरी दुनिया से समाचार इकट्ठे करती रहती हैं, और वो टेलीप्रिंटर के माध्यम से जो भी समाचार को प्रसारित करने वाले, जो भी समाचार को प्रकाशित करने वाले जो भी संस्थान हैं, उन संस्थानों में अपना टेलीप्रिंटर रखती हैं, और 24 घंटे इनका टेलीप्रिंटर जो भी समाचार पत्र वहां से टाइप करते हैं वो सारे के सारे समाचार उनको मिलते रहते हैं। और ये क्या है, आप कहेंगे कि जो समाचार एजेंसियां हैं, ये समाचार एजेंसियां बहुत बड़े स्रोत होती हैं। आप कह सकते हैं कि जिस तरह से आपको साहित्य के विद्यार्थियों को, साहित्य के अध्यापकों को जब कोई लेख लिखना होता है, लेख लिखने के लिए जैसे हम या तो पुस्तकें एकत्रित करते हैं, अगर हमारे पास पुस्तकें नहीं हैं तो हम लाइब्रेरी में जाते हैं और लाइब्रेरी में उस विषय की पुस्तकें निकालते हैं और उन विषय की पुस्तकों को पढ़ करके वहां से उद्धरण लेकर के हम अपने लेख का जो भी आशय होता है उस आशय की प्रतिपूर्ति करने के लिए, उसे और गहन स्तर पर झांकने के लिए, उसका और गहन अवलोकन प्रस्तुत करने के लिए हम 4, 5, 6, 10 पन्ने में उससे संबंधित सारी जानकारी एक जगह प्रस्तुत करते हुए निष्कर्षों तक पहुंचते हैं, और वो जो निष्कर्ष होते हैं वो उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं उस विषय को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। इसी तरह से आप समाचारों में जाएंगे तो समाचारों का जो संदर्भ है, समाचार
घर बैठे पूरी दुनिया से एक व्यक्ति या एक संस्था के लाना बस की बात नहीं है। इसके लिए हमारे पास कितने सारे हैं। कुछ तो हमारे पास पार्ट टाइम संवाददाता हैं, कुछ संवाददाता हर एक समाचार पर, दूरदर्शन, आकाशवाणी के जो भी हमारे पास मीडिया है इनके, वो समाचार भेजते रहते हैं। हमारे पास जो सबसे बड़ा आप कहेंगे जो स्रोत कहे हमारे यहाँ, जिन्हें हमारे संवाददाता वगैरह लाते हैं, वो स्रोत तो जहाँ समाचार बनते हैं। बनते कहाँ हैं हमारे यहाँ समाचार? अगर आप कहेंगे पुलिस स्टेशन, कहीं मारपीट हो, झगड़े हो और कुछ हो, जो भी हमारे पास समाचार इस तरह के बनेंगे, लोग कहाँ भागेंगे? पुलिस स्टेशन। अगर कहीं मारपीट या दुर्घटना कुछ भी इस तरह की हुई, तब लोग कहाँ भागेंगे? हॉस्पिटल। इसलिए हमें समाचार के जो हमारे केंद्र हैं, जहां से हमें समाचार मिलते हैं इस तरह के, वो समाचारों को आप कहेंगे तो हमारे पास या तो पुलिस स्टेशन इस तरह का, ज्यादातर आपराधिक वगैरह वगैरह, इसमें या तो पुलिस स्टेशन या फिर हमारे पास जो हॉस्पिटल है वो। अगर इससे आगे जाएंगे तो ये लोग अगर झगड़ेंगे, कहीं भी कुछ होगा, तो फिर ये कोर्ट कचहरी में जाएंगे। इसलिए जो कोर्ट कचहरियां हैं वो भी हमारे इस तरह के समाचारों के केंद्र हैं, वहां से हमें इस तरह के समाचार मिलेंगे। हमारे पास अगर राजनीतिक संदर्भ हैं तो राजनीतिक संदर्भ हमारे जो भी हमारे राज्य हैं उनकी विधानसभाएं हैं, या फिर हमारी जो संसद है, या फिर हमारे जो नेता लोग हैं, जो भी मंत्री लोग हैं, जो भी हमारे पास उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति जी या प्रधानमंत्री जी, या फिर पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं, ये जहां भी कहीं भी कोई भी बात करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं, चूंकि कहीं ना कहीं नीति की बात आ जाती है, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो, चाहे वो सत्ता पक्ष में ना हो। सत्ता पक्ष में नहीं है तो पार्टी पक्ष की बात आ जाती है। इसलिए यहां कहीं ये कुछ भी कहते हैं, वो सारे के सारे न्यूज बन जाते हैं। या फिर आप कहेंगे जो भी हमारे पास, चाहे वो फिल्म जगत है, चाहे उद्योग जगत है, जितने भी हमारे पास प्रयोजनमूलक फील्ड हैं, इन फील्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो हस्तियां हैं, जो घराने हैं, अगर ये भी कोई भी बात करते हैं तो वो भी कहीं की न्यूज बन जाती है, ये संदर्भ। या फिर हमारे पास जो रिसर्च का तकाजा है, कितनी सारी चीजें पैदा होती हैं, वो सारा का सारा संदर्भ है, उनके संदर्भ। या फिर हमारे पास कोई विपत्ति आती है, चाहे वो आसपास के हमारे अपने पड़ोसी देशों से संबंधित हो, या फिर हमारे देश के अंदर ही जुड़े हुए कुछ तत्व हैं, उन तत्वों से संबंधित हो, ये सारी की सारी जब कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं, ये घटनाएं सारी की सारी कहीं ना कहीं जो कहीं भी घटी, लेकिन उन घटी हुई घटनाओं की जानकारी चूंकि हर एक व्यक्ति चाहता है, इसलिए हमारे पास जो मीडिया है, ये मीडिया अपने समाचारों के माध्यम से इन जानकारियों को एक न्यूज स्टोरी बना करके परोसता रहता है। ये जो संदर्भ और ये सारे के सारे संदर्भ हमारे यहाँ समाचारों में आते रहते हैं। समाचारों का जो संदर्भ है, प्रिंट के जो समाचार हैं, प्रिंट मीडिया के, यहाँ चूंकि देखेंगे कि जो संदर्भ है आप छपा हुआ है, अगर छपा हुआ संदर्भ है आप एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, और कई बार तो अगर संपादकीय पन्ना उठाएंगे, वहां जो भी कुछ है उसमें यह है कि दिन में अगर नहीं समय है, रात को पढ़िए। समाचार पत्र आपके पास है, अगर आपका खरीदा हुआ या घर मंगाया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, कल भी पढ़ सकते हैं, परसों भी। लेकिन अगर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक की बात करेंगे, वहां जो समाचार हैं, वहां चूंकि दृश्य भी है और वहां शब्द भी हैं, इसलिए चूंकि आपकी दोनों इंद्रिय एक साथ काम कर रही होंगी, किसी समाचार पत्र को जब आप पढ़ते हैं तब केवल आप उसे चक्षुग्राह्य करते हैं। लेकिन जब किसी मीडिया, जिसे आप कहेंगे, अगर आपका दूरदर्शन है, तब दूरदर्शन में दोनों ही हैं, दृश्य शब्द दोनों ही हैं, आप देखते भी हैं, आप सुनते भी हैं। इसलिए यहां जो चित्र है, वो चित्र बड़ा काम करता है। जो हाव भाव होते हैं, जो चेष्टाएं होती हैं, जो कहने का ढंग होता है, वो जो कहने का ढंग है, कई बार अर्थ के अन्वय में बहुत सहायता करता है। अगर लिखी हुई चीज को आप पढ़ना चाहेंगे तो वही जो कहने में वक्ता जो रुक रुक करके बोल रहा है, या उसका रुकना जो अर्थपूर्ण है, वो आपको वहां विराम चिन्हों के माध्यम से समझना होगा। जो विराम चिन्ह है, उन विराम चिन्हों को समझना होगा और उसके माध्यम से उसके अर्थ तक जाना होगा। लेकिन अगर आप आकाशवाणी के संदर्भ में जाएंगे, आकाशवाणी से आप समाचार सुन रहे हैं, तब यह है केवल आपकी श्रवणेंद्रिय काम कर रही है, और श्रवणेंद्रिय है उसके माध्यम से ही, केवल आपको अपने कानों के माध्यम से ही मस्तिष्क को एक साथ, मस्तिष्क को बिल्कुल उस न्यूज पर केंद्रित करते हुए सुनना है। अगर बीच में कोई भी किसी भी तरह का अवरोध आ गया, चाहे वो ट्रांजिस्टर की तरफ से हो या फिर बाह्य कोई अवरोध हो, जोर से आवाज आए, बिजली कौंधे और कुछ हो, जोर से कोई मोटर या कोई व्हीकल निकले बाहर से, अगर आवाज आए तो बीच में वही कहीं ना कहीं अवरोध हो जाएगा। इसलिए अंदर और बाहर दोनों के अवरोध हो सकते हैं, जो कई बार केवल जो कर्णग्राह्य हैं, वो कर्णग्राह्य कई बार, या फिर हो सकता है कि जो न्यूज पढ़ रहा है, उस न्यूज पढ़ने वाले का उच्चारण सही नहीं है, या फिर हो सकता है कि जो न्यूज सुन रहा है उसके अपने कान हैं, वो कान थोड़े से क्षतिपूर्ण हैं, इसलिए वो जो उसका जो कहना है, जिस तरह से स्ट्रेस से वो दे रहा है, वो सही नहीं। या फिर हो सकता है कि जो भी ट्रांजिस्टर उसके पास है, ट्रांजिस्टर की बैटरी कम है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ खराबी है, उसमें सर की आवाज आ रही है, तब भी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए यहां अगर आप देखेंगे कि हमारे पास जो मीडिया, ये दूरदर्शन है, ये दूरदर्शन हमारा जो मीडिया है, ये मीडिया जो समाचारों को दिखाता तो है, लेकिन समाचारों को दिखाने के साथ जो घटना होती है, उस घटना को कई बार लाइव भी बता देता है। आपने देखा होगा कई बार रेलवे वगैरह का कोई एक्सीडेंट कुछ भी हुआ,
और उस पर समाचार तो आ रहे हैं, लेकिन वहां का दृश्य भी आप देख रहे हैं। और दृश्य ही नहीं, बल्कि वहां जो भी कुछ राहत कार्य चल रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है, जो भी कुछ हो रहा है उसे भी आप देखते हैं। इसलिए वहां है क्या कि यहाँ केवल कानों सुनी नहीं है, आंखों देखी भी साथ हो जाती है। और जो दूरदर्शन है, वो दूरदर्शन अपने समाचार से माध्यम से सचमुच उस जगह जाकर खड़ा कर देता है। इसलिए आपकी जो भावना है, वो भावना भी वहां तक जुड़ जाती हैं। इसलिए बार बार आप उस संदर्भ में और जानना चाहते हैं। और जो और जानने का जो संदर्भ है, ये संदर्भ कहीं ना कहीं जो भी दर्शक है, उस दर्शक को उस घटना से और ज्यादा जोड़ता है। और जब ज्यादा जोड़ता है, तब हम कहेंगे जब ज्यादा लोग जुड़ते हैं, तब होता क्या है, लोकप्रियता का जो संदर्भ है, वो संदर्भ और ज्यादा आगे बढ़ता जाता है। इसलिए हमारे पास इस समय जो भी मीडिया है, उस मीडिया में जो हमारा दूरदर्शन है, दूरदर्शन सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो गया है, क्योंकि उसके पास आंखों के लिए, आंखों को दिखाने के लिए, कानों को सुनाने के लिए, चित्र दिखाने के लिए बहुत कुछ है। और उसके बाद इतना कुछ है, और दूसरा भाषा का इतना आकर्षण है कि वो आकर्षण भी लोगों को खींचता है। और इस आकर्षण के माध्यम से कई बार तो जो वहां प्रस्तुत करता है, उद्घोषक है, जो भी आप कहेंगे, समाचार वहां जो वाचक है, वो कई बार तो इतना मशहूर हो जाता है, कई बार हम उससे समाचार सुनना चाहते हैं, कई बार तो हम उसके माध्यम से अपनी भाषा भी सुधारना चाहते हैं। और वो उसका जो कहने का ढंग है, और उसके माध्यम से भाषा का फॉर्म आता है, वो फॉर्म भी कई बार हमको बांधता है। इसलिए अगर समाचारों का संदर्भ लेंगे, समाचारों का, इन चारों का, चाहे वो समाचार पत्र हो, चाहे वो समाचार आप कहें पत्रिका हो, या फिर अगर कोई फिल्म फेयर, आप कोई ना कोई फिल्मी पत्रिका पढ़ रहे हैं, वहां जो समाचारों का संदर्भ मिलेगा, वहां समाचारों का संदर्भ यथार्थ कम होगा, बाकी उस पर दूसरी चीजें बहुत सारी अंदर लीपापोती का जो माध्यम होगा, वो माध्यम सारा का सारा बहुत सारा हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे ग्लैमर। वो जो ग्लैमर है, वो ग्लैमर वहां बहुत सारा हो जाएगा। और वहां ऐसी ऐसी बातें, कुछ जिसे कहेंगे मसाला, जिसे हम मसाला कहते हैं, वहां पत्रिकाओं में अगर किसी एक क्षेत्र की पत्रिका लेंगे, जैसे फिल्मी पत्रिका मैंने उदाहरण दिया, इसमें कहेंगे तो वहां मसाला बहुत होगा। आप पढ़ तो बहुत सारे जाएंगे, लेकिन उनमें जो भी आपने जो पढ़े हैं, जो भी आपको समाचार फिल्मी जगत के मिले हैं, उनके संबंध में कई बार जो यथार्थ स्थिति होगी, जो वास्तविकता होगी, वो वास्तविकता कई बार उससे अलग भी हो सकती है। लेकिन समाचारों का संदर्भ जो दूसरा है, आकाशवाणी, दूरदर्शन या फिर समाचार पत्र का जो संदर्भ है, ये जो समाचार, ये जो हैं, जो भी समाचार हैं, ये समाचार सचमुच वस्तु स्थिति से जुड़े हुए, वस्तु जगत से जुड़े हुए, यथार्थ की सूचना देते हैं। अगर कहीं कुछ अलग हो तो अगले दिन उसे कहीं ना कहीं दूसरी तरह से, या जो भी संदर्भ है, जो भी कुछ परिवर्तित स्थिति है, उस परिवर्तित स्थिति में बदल देते हैं। इसलिए यहां समाचारों का संदर्भ कहेंगे, समाचारों के लेखन की अपनी परंपरा है, लेखन की परंपरा। और अगर हिंदी का संदर्भ कहेंगे कि अभी हिंदी का जो संदर्भ है, इस मीडिया ने हिंदी भाषा का जितना भला किया है, जितना प्रचार प्रसार किया है, उतना प्रचार प्रसार या फिर भला दूसरे किसी भी माध्यम ने नहीं किया है। ये जो माध्यम है, इस माध्यम ने भारत में ही क्या, भारत के कोने कोने में क्या, पूरे विश्व में हिंदी को पहुंचाया है। और जो हिंदी भाषा है, ये हिंदी भाषा इसके माध्यम से अपनी जो उसकी छवि है, वो छवि, जैसे यहां कहेंगे कौन सी, जनसंचार परक भाषा। मैं जिस भाषा की बात कर रहा हूं, वो कौन सी है, वो जनसंचार परक भाषा है। जनसंचार परक भाषा अपना एक विशिष्ट मुहावरा बनाती हुई, अंग्रेजी की लीक से अनुवाद होने के बावजूद भी पूरी तरह से कटकर अपनी एक स्वतंत्र पहचान बना चुकी है। समाचारों को जब आप देखेंगे, तो समाचारों की जो आपको भाषा दिखेगी, उसने बेशक अपना कंटेंट के साथ कलेवर, आप कहेंगे कंटेंट तो न्यूज का है, लेकिन जो भाषा का जो कलेवर है, जो कहने का ढंग है, जो प्रस्तुत करने का ढंग है, जो प्रस्तुतिकरण है, इसमें कहीं से भी कुछ लिया हो, लेकिन वो कहीं से भी कुछ लिया है, वो परंपरा उसकी अपनी बन गई है। अगर आप समाचार पत्रों के ही दूसरे पन्ने थोड़े से पलटें, तब जैसे मैंने कहा कि समाचार पत्र में भाषा का आपको एक रूप नहीं मिलेगा, बल्कि भाषा के वहां फॉर्म दूसरे मिलेंगे। एक तो समाचारों का फॉर्म है, समाचारों का भाषा रूप है। उसके बाद आपको जो समाचार मिलेंगे, वो भी वहां प्रयोजन मूलकता अलग अलग संदर्भ में होगी। इसलिए जब समाचार के रूप में आएंगे, तब यहाँ जनमानस है, वो जनमानस के अनुरूप भाषा का प्रयोग है, जिसे हम आम आदमी की भाषा कह सकते हैं। आम आदमी की भाषा भी प्रचलन के स्तर पर प्रयोजन मूलकता उसमें होगी, पारिभाषिकता उसमें होगी, शब्द होंगे, लेकिन वो शब्द क्या है, रोज प्रयुक्त होते होते लोगों तक, जनता तक वो पहुंच जाते हैं। इसलिए जनता के वो आम शब्द बन जाते हैं, बेशक वो पारिभाषिक शब्द हों। आप कहें संसद के दोनों सदन स्थगित हुए, अब आप स्थगित कहें, स्थगित या फिर के सदन कहें या संसद कहें, चूंकि हैं तो पारिभाषिक शब्द, लेकिन चूंकि ये बार बार समाचारों के माध्यम से आम जनता के कानों तक, आंखों तक पहुंचते हैं, उसके मस्तिष्क में अपनी जगह बनाते हैं, इसलिए शब्द धीमे धीमे
प्रचलित शब्द हो जाते हैं। बेशक ये पारिभाषिक शब्द हैं, क्योंकि ये जो मीडिया है, मीडिया की भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। ये आम आदमी तक अपनी पहुंच बनाता है। इसलिए दूसरे जो प्रयोजनमूलक क्षेत्र हैं, जिनकी अपनी बंधी हुई परंपरा या बंधी हुई सीमा है, उस सीमाओं को ये तोड़ता है। जैसे मैंने कहा, प्रशासनिक भाषा है, जब कोई व्यक्ति कार्यालय में जाएगा, कार्यालय का जो समय है, उस कार्यालय के समय में जब वो अपनी मेज पर बैठेगा, उस मेज पर जब फाइलें आएंगी, उन फाइलों में टिप्पणियां लिखेगा। इसलिए जब टिप्पणियां लिखेगा, तब टिप्पणियों में प्रयुक्त जो भाषा है, जो भी अधिकारी हैं, वो अधिकारी जब टिप्पणियां कलम से लिखेंगे, अब जो भी फाइल का जो टिप्पणी लिखने का जो संदर्भ है, उसमें एक तरफ तब होगा उनकी अपनी भाषा उस समय आएगी। बाकी अगर वो चिट्ठी बाहर लिखने, घर लिखने बैठेंगे, तब वहां वो संदर्भ नहीं होगा। उसके बाद जो भी पत्र लिखे जाएंगे, वो संदर्भ एक सीमित संदर्भ है। लेकिन ये संदर्भ क्या है, लोगों तक अपनी, वो संदर्भ पहुंचाता है लोगों तक, लेकिन सीमित लोगों तक। लेकिन ये संदर्भ है, वो विस्तृत लोगों तक पहुंच अपनी बनाता है। समाचार पत्र के दूसरे पन्ने जैसे खोलें आप, तो वहां आपको समाचार जो भी मिलेंगे, समाचार मिलेंगे। विज्ञापन की भाषा मैंने कहा है, विज्ञापन लगातार है। उसके बाद अगर एक लिस्ट गिना दें, केवल लिस्ट एक गिना दें, उस लिस्ट में आप आगे जब बढ़ेंगे, तब आपको बीच का पन्ना जो मिलेगा, वो संपादकीय पन्ना है। संपादकीय पन्ने की जो भाषा आपको दिखेगी, वो साहित्यिक भाषा के बहुत नजदीक है। उसमें लेख होंगे, या फिर जो संपादकीय है, वो संपादकीय भी उस दिन की जो कोई महत्वपूर्ण घटना है, उस घटना पर उस समाचार पत्र के अपने विचार होंगे। समाचार पत्र के कहा तो आप कह सकते हैं समाचार पत्र का जो संपादक मंडल है, उस संपादक मंडल के, या फिर समाचार पत्र के नीतिगत विचार हैं, जो भी हैं, वो समाचार पत्र है, उस विषय पर क्या सोचता है उस दिन, वो सारे के सारे तर्क वहां आएंगे संपादकीय में। और उसके बीच में कितने सारे लेख होंगे। हालांकि ये जो पन्ना है, ये पन्ना बड़ा ही, आप कह सकते हैं, है तो विशिष्ट पन्ना, लेकिन इस पन्ने को पढ़ने वाले बहुत कम हैं। चूंकि पन्ना बड़ा गंभीर पन्ना है, इस पन्ने पर जो विचार होते हैं, वो विचार कहीं ना कहीं साहित्यिक हैं, धार्मिक है, आर्थिक है, राजनीतिक हैं। और ये जो विचार हैं, ये विचार थोड़े गहन होते हैं। इनमें समाचार उस तरह के नहीं होते, केवल आपने पढ़ा और इतना जाना कहाँ क्या कब कैसे हुआ, और जो भी कुछ हुआ उसके संदर्भ में आगे क्या कार्रवाई हुई, या फिर कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के संदर्भ में अगर कुछ है, कुछ आया, तब आप उससे परिचित होते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं। यहाँ आप कहेंगे ये क्या बहुत गहन है, गहन पन्ना है। आप इसे कहेंगे ये ज्ञान का पन्ना है, ये ज्ञानवान पन्ना है। और सचमुच समाचार पत्र अगर सूचनाओं के अतिरिक्त ज्ञान देता है, तो ज्ञान इसी पन्ने से देता है, जिसे हम संपादकीय पन्ना कहते हैं। आगे जब आप बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ते हुए समाचार भी आपको मिलते चले जाएंगे, और उसके बाद आपको समाचारों के साथ साथ विज्ञापन भी मिलते जाएंगे। कई बार समाचार विज्ञापनों पर भारी कम होंगे, लेकिन विज्ञापन समाचारों पर भारी ज्यादा हो जाएंगे। मेरा मतलब है, समाचार पत्र का पन्ना अगर फीते से आप नापें, तब उसमें समाचार कितने प्रतिशत जगह घेरते हैं, और जो विज्ञापन है, वो विज्ञापन कितने प्रतिशत जगह घेरते हैं। अगर विज्ञापन की भाषा को भी आप देखते जाएंगे, तो सचमुच वहां जो विज्ञापन की भाषा है, वो भी क्या है, वो भी साहित्यिकता का पुट लिए हुए है। क्योंकि उसमें क्या है, अतिशयोक्ति है, आकर्षण है, और कई बार क्या है, जो वस्तु है, विज्ञापित वस्तु है, उस विज्ञापित वस्तु को जिस व्यक्ति के हाथ में वो वस्तु पकड़ा दी है, या जिस व्यक्ति के माध्यम से उस वस्तु के बारे में कुछ भी कहा जा रहा है, उस व्यक्ति का अपना जो व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व वस्तु के साथ जुड़ करके वस्तु को लोगों में पहुंचाकर लोगों को उस वस्तु को खरीदने के प्रति लालायित करता है, कहीं ना कहीं आकर्षित करता है। इसलिए वस्तु के प्रति जो लोगों का आकर्षण है, वो वस्तु, उसकी पैकिंग, वस्तु को प्रस्तुत करने वाले, और वस्तु के प्रस्तुत करने के लिए जो भाषा का इस्तेमाल होता है, वो जो भाषा का इस्तेमाल है, वो भाषा का इस्तेमाल लोगों को बरबस आकर्षित करता है। इसलिए यहाँ जो समाचार पत्र अगर आप लेंगे, तो समाचार पत्र में एक फोटो होगा, वस्तु होगी, और थोड़े से शब्द होंगे। वो शब्द हैं, आप पढ़िए, वस्तु देखिए, और उसके बाद आपको उस वस्तु के संदर्भ में, या उसके गुणधर्म में, या जिस तरह से भी वो वस्तु आपको आकर्षित कर रही है, उस वस्तु को खरीदने के लिए आप लालायित होंगे। लेकिन अगर आप मीडिया में आगे जाएं, आकाशवाणी केवल आपके कानों तक अपनी पहुंच बना रही, कानों के माध्यम से आप तक अपनी पहुंच बना रही है, इसलिए उसकी जो पहुंच है, वो पहुंच थोड़ी सीमित पहुंच है, बहुत, यानी अगर आप दूरदर्शन के संदर्भ में कहेंगे, तो वो जो पहुंच उसकी है भाषा के माध्यम से, मात्र जो इसे कहेंगे उच्चरित शब्द, जो स्पोकन वर्ड्स हैं, उच्चरित शब्द हैं, केवल उच्चरित शब्द के माध्यम से व्यक्ति तक वो वस्तुएं विज्ञापन का एक जरिया लेकर के पहुंच बनाएंगी। लेकिन जैसे ही आप दूरदर्शन तक जाते हैं, दूरदर्शन या फिल्म, या यहाँ जो भी जिसे हम ऑडियो विजुअल कह रहे हैं, जैसे हम दृश्य श्रव्य के माध्यम से जाते हैं, तब क्या होता है, उस वस्तु के संदर्भ में जो आकर्षण है, वो आकर्षण कई गुना हो जाता है। चूंकि वहां जो चित्र हैं, चित्र बड़े मनोरम, और चूंकि सामने बिल्कुल सारा का सारा लाइव दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, उससे जुड़ी जो भी गुण विशेषताएं जो भी कुछ है, वो सारी की सारी और ज्यादा आकर्षित रूप में आ रही हैं। इसलिए यहाँ क्या है, दूरदर्शन के जो विज्ञापन है, वो सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं, सबसे ज्यादा खींचते हैं। या फिर जो व्यवसाय या व्यापार है, उस व्यापार को आगे जो भी उसके उत्पाद हैं, उन उत्पादों को बाजार में रखकर लोगों तक
पहुंचाने, लोगों को उसकी ओर लालायित करने में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कारण ये जो संदर्भ है, ये संदर्भ बड़े ही, अगर आप दूसरे और पन्ने लें, चूंकि मैं तीनों को साथ साथ समेटता जा रहा हूं, आपको वहां खेलकूद का आएगा। खेलकूद चाहे आप समाचार पत्र में देखें, कई बार कुछ गेम हो, अभी कॉमनवेल्थ गेम गए, अभी गेम्स हुए, अभी आप देखेंगे हमारे 2-2, 3-3 पन्ने एक साथ रंगे हुए थे समाचारों के माध्यम से। सामान्यतः आप देखेंगे एक पन्ना तो हर एक में होगा ही। अगर आप उससे पहले जाएंगे तो आपको शेयर मार्केट का एक पन्ना मिल जाएगा, बाजार भाव का एक पन्ना मिल जाएगा, विज्ञापन सब जगह होंगे। अगर आप दूरदर्शन पर जाएंगे तो दूरदर्शन पर तो आजकल हर एक संदर्भ में अपने समाचार हैं। आप जानते हैं न्यूज़ के अपने चैनल हैं, पूरे पूरे दिन वो पूरे आप कहें कि वो लगातार न्यूज़ ही परोसते हैं, लगातार न्यूज़ ही दिखाते हैं। इसलिए अगर भाषा का संदर्भ कहें तो भाषा का संदर्भ इस क्षेत्र में बड़ा व्यापक हो गया है। खैर, प्रयोजन मूलक हिंदी ने जो भी मीडिया है, जनसंचार है, जनसंचार के माध्यम से अपने आप को इतना विस्तृत किया है कि हिंदी भाषा इन क्षेत्रों में प्रयोजन मूलक व्यावसाय भाषा बन गई है और लोगों को अपनी ओर भाषा के माध्यम से आकृष्ट करने के लिए हमारे पास यूनिवर्सिटी कॉलेजों में बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं, जो पाठ्यक्रम पत्रकारिता का प्रशिक्षण देते हैं और लोगों को इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा रोजगार मिलता है। जो प्रयोजन मूलक भाषा है, ये प्रयोजन भाषा या तो व्यवहार की वस्तु है, प्रयोग की वस्तु है, या फिर कहेंगे प्रशिक्षण की वस्तु है, या फिर इसको करते करते अनुभव के माध्यम से सीखा जा सकता है, लेकिन इसके माध्यम से काफी कुछ अर्जन किया जा सकता है। आज अगर आप कहें कि काफी कुछ जो कमाई है ये प्रयोजन मूलक भाषा क्षेत्रों में जाकर के होती है। आजकल आप देखेंगे कोई भी फिल्म आए किसी भी भाषा में हो, उसका अपनी भाषाओं में डबिंग हो जाता है, फिल्म वही रहती है, केवल ध्वनि आप कहेंगे बदल जाती है और इसके माध्यम से आजकल जबरदस्त कमाई हो रही है। ये जो मीडिया का क्षेत्र है, ये अनुवादकों के लिए, डबिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए, पटकथा लिखने के लिए या फिर संवाद लिखने के लिए या पत्रकारिता से जुड़ने के लिए, ये क्षेत्र ज्ञान के साथ साथ व्यवहार के लिए भी बड़ा अच्छा है। पैसे की कमाई भी इस क्षेत्र में जबरदस्त है। इसलिए लोग या फिर जो भी हमारे विद्यार्थी हैं वो इस क्षेत्र में आकर्षित हों, भाषा को भी थोड़ा शुद्ध रखें और धीमे धीमे उस क्षेत्र में जो प्रयुक्त भाषा है, उस प्रयुक्त भाषा के अपने आप को थोड़ा सा सुदृढ़ बनाते हुए उस क्षेत्र में प्रयुक्त भाषा के संदर्भ को अपने साथ जोड़ते हुए उस संदर्भ को और ज्यादा परिपक्व कर सकते हैं, उसके विकास में अपना योगदान तो दे सकते हैं, साथ ही अपनी आजीविका का भी अर्जन कर सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आपने इस व्याख्यान में प्रयोजन मूलक हिंदी के संदर्भ में या प्रयोजन मूलक हिंदी का जनसंचार और मीडिया की भाषा से जुड़ा हुआ जो संदर्भ है, उस संदर्भ के थोड़ा सा उस संदर्भ के संबंध में थोड़ा सा समझने की कोशिश की। ये क्षेत्र बड़ा व्यापक है, इस क्षेत्र के एक एक मुद्दे पर पूरे घंटे बात की जा सकती है। फिर भी मैंने अपने व्याख्यान में जो भी संदर्भ है उस संदर्भ को अत्यंत संक्षेप में लेने की कोशिश की और प्रयोजन मूलक जो संदर्भ हैं उन संदर्भों को कहीं ना कहीं जो हमारी भाषा का संदर्भ है, जो भाषा का संदर्भ हमें कहीं ना कहीं जो छू रहा है चारों तरफ से, जो हमें आवेष्टित कर रहा है चारों तरफ से, जो कहीं ना कहीं हमें उस क्षेत्र के एक प्रचलित भाषा रूप की तरफ मोड़ रहा है, उस रूप के लिए हमें कहीं ना कहीं चूंकि व्यावहारिक है, इसलिए हमें थोड़ा समाचार पत्रों को पढ़ते हुए उनके विविध भाषा रूपों को, जैसा मैंने कहा, समाचार की भाषा, विज्ञापन की भाषा, शेयर मार्केट की भाषा, बाजार की भाषा, खेलकूद की भाषा, ये जितने भी रूप हैं उनको अलग अलग दृष्टि से देखते हुए, उनके शब्दों को देखते हुए या फिर आकाशवाणी को सुनते हुए, उनके विविध कार्यक्रमों को सुनते हुए, दूरदर्शन की भाषा को और उनके बीच में जो हम पार्थक, शब्दगत जो पार्थक्य है, उस पार्थक्य को समझना होगा और उनकी जो अपनी विशिष्टता है उस विशिष्टता को पहचानना होगा। तब पता चलेगा कि हम किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं और कौन सा क्षेत्र है जो हमारे लिए ज्यादा अनुकूल होगा। इस संदर्भ में ये जो क्षेत्र है, ये आजकल क्षेत्र बड़ा ही विस्तृत क्षेत्र हो गया है। शिक्षण प्रशिक्षण इस क्षेत्र में काफी कुछ है। इस क्षेत्र में व्यवसाय, इस प्रयोजन मूलक व्यवसाय क्षेत्र में आजीविका का साधन भी ढूंढा जा सकता है। आजीविका के लिए इस क्षेत्र में बहुत बड़े अवकाश हैं। आपने मुझे सुना, धन्यवाद।